मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 3rd B में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है औरंगजेब की मुद्रा प्रणाली। इसके अंतर्गत हम औरंगजेब का परिचय देखेंगे और उसकी मुद्रा प्रणाली क्या थी, किस किस तरह के सिक्के उसने चालू किए थे और कितने प्रकार के थे, मापतोल क्या था, लेख उन पर क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या रही है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक औरंगजेब के जीवन परिचय की बात है, औरंगजेब भारत के एक महान मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया था। 6ठे नंबर के मुगल शासक थे। भारत में इनका समय है 1658 से 1707 ईस्वी तक, तो लगभग 49 साल तक या 50 साल के लगभग इन्होंने शासन किया था। अकबर के बाद यही ऐसे मुगल शासक हैं जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे और इनकी मृत्यु के बाद में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था और उसके बाद में बिल्कुल ही धराशायी हो गया था। औरंगजेब ने साम्राज्य को बढ़ाया और लेकिन औरंगजेब के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक कट्टर पंथी के रूप में इन्होंने शासन किया था और इसकी वजह से उनकी प्रजा उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। पक्के मुसलमान थे, कठोर राजा जिनको कह सकते हैं हम। तो अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को जहाँ बढ़ावा दिया था एवं अपनी हिंदू प्रजा की भी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब इसके बिल्कुल विपरीत थे। औरंगजेब के बारे में और ख़ास तौर से उनकी मुद्रा प्रणाली के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था और औरंगजेब की शिक्षा 10 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई थी। उन्होंने कुरान, हदीस जैसी धार्मिक पुस्तकों पर अधिक अध्ययन किया था और धार्मिक पुस्तकों पर उनका अधिकार हो गया था। अच्छे अरबी और फारसी के ज्ञाता थे। हिंदी भाषा के साथ सैनिक शिक्षा का भी उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया था। 1634 ईस्वी के अंत में उन्हें 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसब नियुक्त किया गया था। 1635-36 में वह पुनः ओरछा के शासक जुझार सिंह द्वारा विरोध करने पर उसके विद्रोह को कुचलने का जिम्मा औरंगजेब को सौंपा गया था और उसमें उन्हें सफलता मिली थी। 1636 से 1644 तक वह दक्षिण का गवर्नर रहा था। 1645 ईस्वी में उसे गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया था और वहाँ वो 2 वर्ष तक 1647 ईस्वी तक रहा था। 1647 ईस्वी में फिर उसे बल्ख और बदख्शा के आक्रमण का भार सौंपा था। वहाँ भी उसे सफलता मिली थी, परंतु उसे स्थायी अधिकार में न रख सकने के कारण सम्राट ने, शाहजहां ने औरंगजेब को वहाँ से वापस बुला लिया था और उसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, जहाँ वो 1648 से 1652 तक उस रूप में कार्य करता रहा। इसी बीच उसे 1649 और 1652 में 2 बार कंधार पर पुनर्विजय के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें भी वह सफल रहा। 1652 ईस्वी में औरंगजेब को पुनः दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया था, जहाँ वह 1658 तक रहा और उत्तराधिकार संघर्ष के बाद उसने मुगल सत्ता अपने पिता को कैद करके भाइयों को अपने रास्ते से हटाकर 21 जुलाई 1658 को उसने प्राप्त कर लिया था मुगल सत्ता और अपना उसने
21 जुलाई 1658 को राज्याभिषेक करवाया था। तो प्रथम राज्याभिषेक उसका दिल्ली में हुआ था। अब हम औरंगजेब की मुद्रा प्रणाली उसका अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मुद्रा प्रणाली क्या है और कितने प्रकार की उसकी मुद्रा रही है, माप तोल उसका क्या रहा है। तो औरंगजेब की मुद्रा प्रणाली में जानने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मुग़ल कालीन मुद्रा प्रणाली के विकास को भी समझेंगे। मुग़ल कालीन जो मुद्रा प्रणाली थी अत्यंत सुव्यवस्थित थी। जो 15वीं शताब्दी के आरंभ में शाहरुख तैमूरी वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ था, उसके द्वारा शाहरुख नाम का एक सिक्का निकाला गया था जो मध्य एशिया और ईरान में प्रचलित रहा था। इसी आधार पर जफरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने काबुल से चांदी का एक सिक्का चलाया था। उसने बाबरी नामक एक सिक्का कांधार से प्रचलित किया था। चांदी और तांबे के सिक्के उसने आगरा की टकसाल से 1529 ईस्वी में निकाला था। बाबर ने चांदी के सिक्कों पर सीधी और या एक पृष्ठ पर कलमा और चारों ओर खलीफाओं के नाम, दूसरी ओर बाबर की उपाधि अल सुल्तान, अल आजम, अल खाकान, अल मुकर्रम, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, गाजी अंकित करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर और हुमायूं ने प्राचीन मुद्रा प्रणाली को ही जारी रखा था और उसी के आधार पर अपने नाम के सिक्के उन्होंने चलाए थे। हुमायूं के सिक्के बाबर के सिक्कों की ही भांति थे। उसके सिक्कों पर बाबर की सभी पदवियां अंकित थी। केवल मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी के स्थान पर उन्होंने मोहम्मद हुमायूं बादशाह गाजी उत्कीर्ण करवा लिया था। बाकी जैसे बाबर के सिक्के थे वही सिक्के हुमायूं के समय में थे, सिर्फ उसमें हुमायूं नाम बाबर के नाम की जगह लगवा दिया था। दूसरी बार 1555 ईस्वी में सिंहासन पर वापस से जब आसीन हुए थे तो उन्होंने शेरशाह द्वारा चलाए गए मुद्रा का ही वही चालू रखे थे, वही प्रसारण इन्होंने किया था। तो हुमायूं ने शेरशाह की मुद्रा प्रणाली का ही अनुसरण किया था। शेरशाह ने इस मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था और भारतीय मुद्राओं के इतिहास में शेरशाह का शासनकाल एक परीक्षण का काल कहा गया है। और शेरशाह के लिए ऐसा स्मिथ ने भी बताया कि शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो कि मुग़ल काल में भी चलती रही और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1835 ईस्वी तक भी बनी रही तथा जो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार रही और उससे मिलीजुली धातुओं के सिक्कों के स्थान पर केवल शुद्ध सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों को प्रचलित किया गया जिनका तोल और आकार निश्चित रहता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि सभी जो अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था और उसके कुछ सिक्कों पर सुल्तान के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी रहते थे। और ये सारी चीज़ें हमें बाद में भी मिलती हैं। जहाँ तक इनकी बाद की बात है जिसमें हम मुग़ल सिक्कों के विकास के अंतर्गत अकबर की भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अकबर के प्रारंभिक वर्ष में उसने शेरशाह सूरी शासकों के सिक्कों के आधार पर ही सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। उसने 1577 ईस्वी में मुद्रा में सुधार करने में और उसमें कलात्मक रूप देने के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को टकसाल का निदेशक नियुक्त किया था और फतेहपुर सीकरी की टकसाल का उसे अधिकारी बनाया था। इसके अतिरिक्त टकसाल की समुचित व्यवस्था के लिए दरबार के जो विशेषज्ञ थे उन्हें भी इस प्रक्रिया में जोड़ा था और इस प्रक्रिया में सम्राट ने मुजफ्फर खां को लाहौर की टकसाल, टोडरमल को बंगाल की टकसाल, ख्वाजा शाह मंसूर को जौनपुर की टकसाल की देखभाल का कार्य सौंपा था। ख्वाजा अबू समद ने सोने, चांदी और तांबे में अनेक प्रकार के और अनेक तोल के सिक्के चलाए थे
और उनके शासन के प्रारंभ में अकबर ने मोहर नामक सिक्का चलाया था। आईन अकबरी से भी ज्ञात होता है कि अकबर ने 26 सोने के और 9 चांदी के 4 तांबे के सिक्के चलाए थे, परंतु इनमें से कई सिक्के अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अकबर ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का भी चलाया था जिसका वजन 178 ग्राम था, और जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो शेरशाह सूरी का ही उसने यहाँ अनुसरण किया था। अकबर की जो तांबे की मुद्राएं थी, उसका तांबे की प्रधान मुद्रा दाम थी, जिसे पैसा या फुलूस भी कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त तो उसने अकबर के बाद यदि हम देखें तो सर्वप्रथम अकबर ने उसके सिक्कों पर बादशाह अकबर का नाम, उसकी पदवियाँ, टकसाल का नाम, साम्राज्य अक्षय रहे अंकित था, और बाद में उसके सिक्कों पर अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू अंकित करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अकबर के जो अन्य हमें दिखाई देते हैं अकबर के बाद के, उसमें जो इसमें हम ले सकते हैं मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत जहांगीर का भी हम देख सकते हैं। जहांगीर के काल के सिक्के भी अकबर के काल के सिक्कों के आधार पर ही थे। तो जहांगीर पहला शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी मूर्ति या अपनी आकृति खुदवाई थी, और उसके एक सिक्के पर तो सीधे हाथ में शराब का प्याला लेते हुए उसकी छवि या मूर्ति अंकित थी। उसके कुछ सिक्कों पर उसकी अर्ध प्रतिमा का पार्श्व चित्र एक हाथ बालफनी पर रखे हुए अंकित है। इसके अतिरिक्त उसके खैर काबुल नामक सिक्के भी उसने प्रचलित करवाए थे। नूरे जहां और ये खैर काबुल सिक्के भी उसने जारी करवाए थे। सिंहासन पर आसीन होने के बाद जहांगीर की आज्ञा से सोने चांदी के सिक्कों के भार में 20% की वृद्धि की गई थी, और बाद में शाहजहाँ ने भी जहांगीर की भांति अकबर की मुद्रा प्रणाली को जारी रखा था, किंतु दोनों के सिक्कों पर अपना नाम अवश्य उसने खुदवाया था। तो औरंगजेब के शासनकाल में इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ था, और रुपए में 5/8% वृद्धि कर दी गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन तक ये प्रणाली जारी रही थी, और शाहजहाँ के सिक्कों पर भी पद्यात्मक आख्यान अंकित है। तो ये पद्धति हमें यहाँ भी दिखाई देती है। औरंगजेब ने सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद सिक्कों पर से कलमा अंकित होने की प्रथा को बंद कर दिया था, और इसके बाद उसका इस संबंध में ऐसा मानना था कि काफिरों के हाथ में सिक्के जाते हैं और इससे कलमा की बेइज्जती होती है, और इसके बाद फिर कभी भी भारतीय सिक्कों में कलमा का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। और उसकी जगह औरंगजेब ने सिक्कों के अग्रभाग पर अपना नाम और उपाधि अंकित करवाई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में हमें इस तरह से मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन दिखाई देता है, और औरंगजेब ने सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद जो कलमा अंकित करने की प्रथा को बंद करवा दिया था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के सिक्कों पर उसका नाम और पदवी खुदा हुआ मिलता है, जो कि इस तरह से था: अबू अल जफ़र मोइनुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह आलमगीर औरंगजेब बादशाह गाजी। और इसके बाद के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित करवाया गया था, और इस पद्य में औरंगजेब ने इस पद्य में ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद जो सिक्कों के लिए सोना चांदी विदेशों से मंगाया जाता था, अधिकांश पूर्वी अफ्रीका से आता था। कोई भी व्यक्ति सोना चांदी को देश में निर्यात नहीं कर सकता था। विदेशों से जो भी सोना चांदी आता था वह सिक्कों के ढालने, गहने बनाने और खजाने में जमा करवाने में काम आता था। तो इस तरह से हमें ये प्रथाएं यहाँ पे दिखाई देती है। चांदी और अन्य धातुओं के जो सिक्के हैं
वो चांदी और सोने तांबे के सिक्के ढलवाने के संबंध में भी यही कानून। तो सिक्कों के लिए सोना चांदी जो विदेशों से आता था और सिक्के ढलवाने का शुल्क ढाले हुए सिक्कों का लगभग 5-6% होता था। सोने तथा तांबे के सिक्के ढलवाने के संबंध में भी यही कानून था। अतः स्पष्ट है कि सोने के सिक्के शुद्ध सोने के थे। चांदी के सिक्कों में 4% से अधिक की मिलावट नहीं होती थी। सोने और चांदी तथा अन्य धातुओं के विनिमय का भाव बाजार के द्वारा नियंत्रित होता रहता था। शासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। मुगल काल में टकसाल देश के भिन्न भिन्न भागों में थी। प्रमुख टकसाल आगरा, फतेहपुर सीकरी बंगाल में राजमहल में थी। अहमदाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली, काबुल, पटना, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, यहाँ पर टकसालें थी। तो सोने का सबसे जो प्रचलित सिक्का था वो मोहर था। आईन अकबरी के अनुसार एक मोहर 9 रुपये के बराबर थी। और हॉकिंस 1608 से 1612 ईस्वी में जब वो यहाँ रहा था, वो लिखता है कि एक अशरफी 10 रुपये के बराबर थी, जिसका मूल्य 1614 ईस्वी में 10.7 रुपये के बराबर था। सोने की एक मोहर में 1620 ईस्वी में 14 रुपये मिल सकते थे। मोहर का भाव गिरकर 1676 ईस्वी में 12 और फिर 11 रुपये के बराबर हो गया था। तो एक मोहर 1695 ईस्वी में 13 या 13.25 रुपये के बराबर होता था। और एक दाम का वजन 1 तोला 8 माशा और 7 सुर्ख 323 ग्रैन था। तांबे का मूल्य घटता बढ़ता रहता था और उसी के आधार पर दाम और रुपए का मूल्य भी नियंत्रित होता रहता था। जहांगीर के समय में तांबे का मूल्य अधिक परिवर्तित नहीं हुआ। इस कारण 40 दाम 1 रुपये के बराबर था। दूरवर्ती जो प्रदेश हैं उसमें चांदी की उपलब्धि के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता था। गुजरात में 1636 ईस्वी में 26 या 27 दाम का 1 रुपया था। जनवरी 1627 ईस्वी में आगरा में 25 दाम का रुपया होता था। 1640 ईस्वी में बंगाल में 28 दाम का 1 रुपया होता था। 1661 ईस्वी में आलमगीरी रुपये का मूल्य औरंगजेब के लगभग 15 दाम के बराबर था। इस तरह दाम का मूल्य परिवर्तित होता रहता था। तो मुगल काल में धन पर आधारित मुद्रा प्रणाली काफ़ी प्रगति पे थी और मुगल काल में ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था जो मुद्रा पर आधारित थी, जिसमें हुंडी, बीमा, बैंकिंग आदि सभी विकसित वाणिज्य पद्धतियाँ विद्यमान थी। इस मुद्रा प्रणाली की प्रशंसा न केवल भारतीय इतिहासकारों ने अपितु यूरोपीय इतिहासकारों ने भी की है और ये मुद्रा प्रणाली आगे चलकर ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बनी थी। तो औरंगजेब के सिक्कों के संबंध में हमें फिर ये दिखाई देता है कि उसने कलमा का प्रयोग तो बंद कर दिया था और छंद जो था वो शुरू किया था। इसकी चर्चा अभी हमने की थी। छंद को मीर अब्दुल बागी शाह भाई ने लिखा था। इस छंद का प्रयोग विभिन्न तिथियों और विभिन्न टकसालों द्वारा किया गया था। अकबराबाद को छोड़कर चौथे वर्ष में सभी टकसालों में इसका प्रयोग किया गया था, जो शासन के अंत तक चला था। पृष्ठभाग पर औरंगजेब ने एक नया प्रकार प्रारंभ किया था। इसमें सनह जुलूस मेमनत मानुस जर्ब टकसाल के नाम के साथ मिलता है, जिसका अर्थ है कि ये सिक्का गद्दी पर समृद्धि के साथ बैठने पर यह सिक्का ढाला गया था। औरंगजेब के शासनकाल में आर्थिक दशा की अवनति प्रारंभ हो गई थी और इस समय चांदी के सिक्कों का मूल्य कम हो गया था। रुपए का मूल्य 40 दाम से घटकर 30 दाम के बराबर हो गया था। इसीलिए सम्राट ने आदेश दिया कि सरकारी कर तांबे के सिक्कों में दिया जाए। तो पहले चांदी के सिक्कों द्वारा दिया जाता था। औरंगजेब के समय में चांदी और तांबे के मूल्य का अनुपात सर्वसाधारण जनता में घटता बढ़ता रहता था। सरकार की कोई दृढ़ नीति नहीं थी, अतः उस समय तांबे के चिन्ह वाले सिक्के भी तैयार नहीं हो सके और देश के व्यापार को क्षति भी पहुंची थी। जनता की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की तरह सिक्कों के संबंध में
स्पष्ट नीति नहीं बनाई थी, रुपए की कीमत आधी रह गई थी और इन सब खराब परिस्थितियों के कारण औरंगजेब की अपनी राजनीतिक समस्याएं भी रही थी। उसका दक्षिणी भारत का अभियान, जिसके लिए इतिहासकार कहते हैं कि वो उसका कब्र साबित हुआ था, और जो उसके शासनकाल के लगभग 50 वर्ष थे, जिसमें 25 वर्ष तक वो उत्तर भारत में अभियान और संघर्ष करता रहा, युद्ध करता रहा, और अगले 25 वर्ष उसने दक्षिण अभियान में लगा दिए थे। तो काफ़ी पैसा युद्ध अभियानों में, सेना के लड़ाई वगैरह में खर्च होते थे। तो दक्षिण भारत को जीतने के बाद औरंगजेब ने जब बीजापुर, अहमदनगर, शोलापुर यहाँ पर टकसालें खोली थी, टकसालें खोली और वहाँ पर मोहर और रुपये तैयार किए गए थे। तांबे के सिक्के सीमित संख्या में ही मिलते हैं। उसने चांदी के निसार भी चलाए थे और हिंदुओं द्वारा जजिया देने के लिए औरंगजेब ने दिरहम तैयार करवाया था, जिसका तोल 60 ग्रैन के लगभग होता था, और ये तय किया गया था। औरंगजेब ने छंद प्रकार के चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। चांदी के सिक्के जो छंद प्रकार के थे, उसके अग्रभाग में एक तरफ सिक्का जद दर जहां चू मेहर मुनीर शाह औरंगजेब आलमगीर, और पृष्ठभाग में जरब दारुल आमान मुल्तान मेमनत मानूस जुलूस सनह 3 ये उत्कीर्ण मिलता है। इसी प्रकार औरंगजेब के तांबे के सिक्कों के अग्रभाग में भी हमें कई उपाधियां मिलती हैं। फुलूस बादशाह आलमगीर, फुलूस औरंगजेब शाही, औरंगजेब आलमगीर, सिक्का मुबारक जुलूस, और पृष्ठभाग पर टकसाल का नाम और औरंगजेब के समय मिलता है। और औरंगजेब के समय में जो मुद्रा सारे टकसालों द्वारा सिक्के बनवाए जाते थे। तीनों धातुओं के सिक्के हमें इसकी टकसालों से मिलते हैं। अहमदाबाद, अकबराबाद, बीजापुर, अजीमाबाद, बुरहानपुर, गुलबर्ग, हैदराबाद, काबुल, लाहौर, मुल्तान, लखनऊ, शाहजहानाबाद, सूरत, उज्जैन आदि ये विभिन्न टकसालें थीं जहाँ से सभी तरह के सिक्के हमें मिलते हैं। सोने चांदी के सिक्के अहमदनगर, अजमेर, आलमगीरपुर, इलाहाबाद, बरेली, जौनपुर, इस्लामाबाद, गोलकुंडा, जूनागढ़, कश्मीर, इटावा, मुर्शिदाबाद, जफरपुरा, औरंगाबाद यहाँ से जारी किए गए थे। तांबे के सिक्के बैराट, उदयपुर से जारी किए गए थे, और बैराट से और उदयपुर से जारी किए गए थे। और सोने का सिक्का केवल मलिक नगर में ढाला जाता था। तो ये हमें औरंगजेब के बारे में, उसके सिक्कों के बारे में ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और बाद में हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वही अंततः उसके पतन का कारण बनी थी। तो औरंगजेब का जो निजी जीवन के लिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक आदर्श जीवन था। वह कठोर परिश्रमी था और बिना थके घंटों काम करता था। वह न तो शराब पीता था और न ही किसी दूसरे व्यसन में फंसा हुआ था। वाणी और स्वभाव पर उसका संयम था और अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करता था। विद्या प्रेमी था, फारसी का अच्छा विद्वान था, तुर्की और हिंदी भाषा पर उसका अधिकार था। उसका खान पान और रहन सहन, पहनावा सब सादे थे। उसने कुरान के नियमों के अनुसार सारा शासन रखा था और जीवन उसने उसी तरह से व्यतीत किया था। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि औरंगजेब धर्मान शासक नहीं था। उन्होंने तर्क दिया है कि औरंगजेब ने केवल युद्ध काल में ही मंदिर तुड़वाए थे, या फिर उन मंदिरों को तुड़वाया था जो षड्यंत्र के केंद्र बने हुए थे, या हिंदुओं ने मस्जिदों के स्थान पर जो मंदिर बना लिए थे तो वो तुड़वाए थे। कुछ विद्वान इतिहासकारों ने औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों, मठाधीशों को जागीर अनुदान दिए जाने का भी उल्लेख किया है। हिंदुओं को, खासकर मराठों का बड़ी संख्या में शाही नौकरी में स्थान दिए जाने का भी जिक्र किया गया है। परंतु ये सब बातें बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। हिंदुओं के खिलाफ जो उसने आदेश दिए थे, जजिया कर की वापसी और अन्य जो भी हिंदुओं के प्रत्येक कौम, जाट, राजपूत, सिख, मराठे, सतनामी आदि
जो उसकी ये सारे व्यवहार थे तो औरंगजेब के खिलाफ शस्त्र उठाने अपना उन्होंने उठाए थे। तो जो इस सब बात का प्रमाण है कि औरंगजेब एक धर्मांध और कट्टर शासक था, और इसी का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण प्रजा का प्रजापालक बादशाह वो नहीं बन सका था, और न ही अपने प्रजा की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में अनुकूल परिस्थितियों को निर्माण करने वाला वो योग्य शासक बन सका। साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से भी वह असफल रहा, क्योंकि उसके समय में ही उत्तर और दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। और बाबर के समय जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, अकबर के समय जिसे सिद्धि प्राप्त हुई थी, जहांगीर ने जिसे वैभव और शाहजहाँ ने ऐश्वर्य प्रदान किया था, वह साम्राज्य औरंगजेब के अपराहन की ओर ढलने लगा था। औरंगजेब की नीतियों से स्पष्ट होने लगा था कि अब मुगल साम्राज्य का अंत निकट आ गया है। और इसीलिए यदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया था, परंतु उन्होंने ये भी लिखा है कि साम्राज्य का विस्तार उसके अंत का आरंभ होना था। लेनपुल ने भी लिखा है कि यदि औरंगजेब ने अपनी जैसी मानसिक और नैतिक शक्तियों से पूर्ण उत्तराधिकारी भी छोड़ा होता, तब भी ये संदेह किया जा सकता है कि साम्राज्य का छिन्न भिन्न होना रोका जा सकता था। और अंततः मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता गया, और इसमें औरंगजेब की नीतियाँ, जो उसने शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर लिया था, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की दक्षिणी नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति, ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। और इसी के साथ औरंगजेब की समय के साथ ही उसका मुगल साम्राज्य का पतन हमें दिखाई देता है। तो कई सारे उसमें गुण भी थे तो दोष भी थे। विद्वान और बुद्धिमान था तो वो चालाक भी था, परंतु देश की समस्याओं को ठीक समझकर उसका समयानुसार हल नहीं निकाल पाया। फिर उसके कर्तव्य का आदर्श बड़ा संकीर्ण था। इस्लामी तरीके से ही शासन चलाना चाहता था, जिससे जो उस समय की बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उसका विश्वास उस पर से उठ गया था। और ये औरंगजेब ने कि इन सब वजह से ही मुगल साम्राज्य और अधिक शीघ्रता से पतन की ओर अग्रसर हो गया।